जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एएलपी रोहित चौहान में। दोस्तों, बहुत दिनों से हमारे पास में वैकेंसी थी एएलपी की, टेक्नीशियन की, आरपीएफ की। पर बहुत से बच्चों को इंतजार था कि ग्रुप डी की वैकेंसी भी जल्दी से निकले और अच्छी मात्रा में निकले। तो आज आपके साथ में वही वीडियो लेके आए हैं, वो भी ऑफिशियल अपडेट के साथ में। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता था कि ग्रुप डी की वैकेंसी कितनी निकलेंगी और अगर निकलेंगी तो उसमें 10th चाहिए या फिर 10th के साथ में आरटीआई होना जरूरी है। तो ये एक ऑफिशियल अब की बार एक लेटेस्ट न्यूज आ गई है, जिसमें हम देखेंगे कि ग्रुप डी की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या रहती है। और वो एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे आप जाकर सर्च कर सकते हो www.rrcjaipur.in। यहां पर जाकर आप देख सकते हैं और हम भी आपके साथ में चलेंगे। पर आज जिन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं उनको हम कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे आज मेन टॉपिक रहने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण बातें रहेंगी कि ग्रुप डी की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ग्रुप डी में कितनी पोस्ट आएंगी और कब तक आ सकती हैं। एनटीपीसी जिसमें टीटीई, टीसी, गार्ड और स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है, वो कब आएगी और उसके लिए क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। और ग्रुप डी का अगर सिलेबस चेंज हुआ है तो सिलेबस क्या है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। साथ ही साथ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपने आरपीएफ का ही फॉर्म भरा है, एएलपी टेक्नीशियन का ही फॉर्म भरा है और इंतजार कर रहे हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी का, और अलग अलग किताबें खरीद रहे हैं और आप कंफ्यूज है कि कहां से पढ़े, कैसे पढ़े और कितना पढ़े, तो आपको सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, बताते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। बिल्कुल साधारण सी स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है और बताया कि कौन कौन सी किताबें लेके आप उसको केवल मात्र कुछ किताबें लेके ही सभी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैथ और रीजनिंग चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो रेलवे के अंदर, हमेशा सेम सिलेबस रहता है और 35 से 40% मैथ आता ही आता है। दोस्तों, मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर बिना पकड़ बनाए आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, चाहे रेलवे का वो कोई भी एग्जाम हो। पर डाउट आपको ये रहती है कि सर आरपीएफ के लिए, एनटीपीसी के लिए अलग अलग किताबें लें क्या, मैथ और रीजनिंग के लिए? नहीं दोस्तों, हमने भी तैयारी की थी, केवल एक मात्र किताब ली थी, किरण पब्लिकेशन की 10,000 प्लस की आप ये किताब लीजिए। और वहीं रीजनिंग की आप 8700 प्लस कि किरण पब्लिकेशन की ये किताब लीजिए, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में मिल जाएगी। इनकी खासियत मैं बता देता हूं दोस्तों, जो बच्चे एडवांस्ड हैं, जिन्होंने एक बार सिलेबस कर लिया है, उनके लिए शॉर्ट सॉल्यूशन इसके अंदर दिए गए हैं और डिटेल सॉल्यूशन उन बच्चों के लिए जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो बिगिनर हैं। इसी तरह इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे और किसी टॉपिक पे आप अपने को कमजोर पाएंगे, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर लेवल पे क्वेश्चन को करने बैठेंगे तो आपको लेवल वाइज क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है। साथ ही साथ जब आप ये बुक लेते हैं, कोई भी बुक आप लेंगे, तो आपको मॉक टेस्ट उसमें फ्री दिए जाएंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे ऑनलाइन, आपको तैयारी पता चल जाएगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे एग्जाम दिया जाता है। ठीक है, बस आपको समय देना पड़ेगा मैथ और रीजनिंग के लिए, बराबर हर एग्जाम में इसी के ऊपर देना पड़ेगा। अब बात करते हैं साइंस और जीके जीएस, कहां पे कितना एग्जाम, किस एग्जाम के लिए ज्यादा समय देना है साइंस के ऊपर। देखिए, एएलपी और टेक्नीशियन की अगर बात करेंगे, उनके एग्जाम पे अगर आपने फोकस किया है ज्यादातर, तो आपको 30% देखने को मिलेगी साइंस, उसके अंदर सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। जहां पे आप इस पे 3 से 4 घंटे दे रहे हैं, वहीं आरपीएफ और एनटीपीसी के लिए, जिसमें 8 से 10% साइंस आएगी, तो वहां पे ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। आप 1 से 1.5 घंटा देके भी उसकी साइंस को मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा उसका क्राइटेरिया है नहीं। उसी तरह जनरल नॉलेज की बात करते हैं, तो जनरल नॉलेज देखिए आरपीएफ और एनटीपीसी में भरपूर मात्रा में 35 से 40% आता है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड रहने की आवश्यकता है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और एएलपी में आपको पता ही सीबीटी 1 में आता है 10 मार्क्स का और सीबीटी 2 में आपकी बार हटा दिया है। इसी तरह टेक्नीशियन में मतलब 10 से 15% ही आपकी जनरल नॉलेज आती है उसके अंदर, तो ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। किताबें बस आप मात्र ये ले लीजिए, पढ़िए जहां से आप थोड़ा समय देके इसके पैटर्न के हिसाब से। स्ट्रेटेजी ये है, एक आप सार संग्रह की किताब ले लीजिए, दूसरा आप एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड सामान्य ज्ञान की ये किताब ले लीजिए, और कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के लिए लगेगा, क्योंकि एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको अपने आप को एनालाइज भी करना पड़ेगा ना, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, मेरे से कितने बन रहे हैं। तो 2018 से 2023 के बीच में ये क्वेश्चन देख के आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा ग्रुप डी का, कि भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या आया है। दोस्तों देखिए, आप टाइप कीजिएगा www.rrcjaipur.in। सामने ये एक ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी और आपको नीचे जाना है, जहां पर आपको दिखेगा स्काउट एंड गाइड रिलेटेड ये नोटिफिकेशन, और इसको डाउन, तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन खुल जाएगा, जिसमें स्काउट एंड गाइड कोटे के लिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में वैकेंसी निकाली है अभी 28/6 को। ठीक है, इसमें आप नीचे देखेंगे तो बिल्कुल सेम नोटिफिकेशन रहेगा, क्योंकि यही नोटिफिकेशन आने वाला है जब ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी। चाहे वो वैकेंसी आपकी रेलवे की अंदर की हो, चाहे वो आपकी बाहर की ओपन वैकेंसी हो, जो रिक्वायरमेंट रहती है वो सेम रहती है। दोस्तों यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है
लेवल 1 पोस्ट मतलब ग्रुप डी के लिए वो यहाँ पे दी गई हैं। इन पोस्टों के लिए चाहिए इनको ये, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एसएनटी जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर इन्होंने मांगा है कि 10 तो हो ही, साथ में आपके पास में या तो फिर कोई अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो जो एनसीवीटी के द्वारा दिया गया हो, या फिर आपके पास में 10th हो और साथ में कोई आईटीआई हो। वो केवल इन्हीं उसके लिए मांगा। पर नीचे देखिए आपके लिए दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी खुशखबरी ये है कि 10th पास या आईटीआई या उसके इक्विवेलेंट कोई है वो भी चाहिए हमें अदर डिपार्टमेंट्स के लिए। मतलब 10th पास वाले बच्चे भी इनको चाहिए। 10th पास वाले बच्चे भी फॉर्म भर पाएंगे, आईटीआई वाले तो भर ही पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर 10th पास वाले भी खुश हो जाएं दोस्तों, उनको 10th पास भी चाहिए। आईटीआई की आवश्यकता कुछ डिपार्टमेंट में नहीं है, और वो कहाँ पे नहीं है वो बात करते हैं अभी। तो दोस्तों ये वो कुछ पोस्ट हैं जहाँ पे हमें 10th की रिक्वायरमेंट है, आईटीआई की आवश्यकता नहीं है। 24 नंबर में दिया गया है हेल्पर ऑब्लिक मेडिकल। 25 है आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, गेटमैन, पोर्टर ऑब्लिक हमाल, स्वीपर कम पोर्टर। इनके लिए आपको 10th की आवश्यकता है, केवल आईटीआई वगैरह की आवश्यकता नहीं है। और जो पोस्टों के लिए हमें चाहिए आईटीआई वो हैं आपके, यहाँ से स्टार्ट होती है हेल्पर इलेक्ट्रिकल, ये सभी आप देख लीजिए, हेल्पर ब्रिज, हेल्पर सिविल, ठीक है, हेल्पर मैकेनिकल, हेल्पर वर्क्स, एसएनटी एंड कम्युनिकेशन। उन्होंने पहले डिफाइन किया था कि हमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी के लिए आईटीआई की आवश्यकता है। तो आपको दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है। 15 से 20% ये भी पोस्ट निकलेंगे जिसके अंदर केवल 10th वाले भी फॉर्म भर पाएंगे। तो आप बस मेहनत करते रहिए और लगन से पढ़िए। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहता है। और मैं आपको बता दूं कि 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी का न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी, जिसमें बताया गया था कि 1 लाख से ज़्यादा ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी। तो आप बिल्कुल पूरे लगन और मेहनत से अभी से जुट जाएं दोस्तों, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों आपका ये 3 चरणों में होगा। सीबीटी 1 होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद में फिजिकल, और उसके बाद में फिर आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपको बिल्कुल संयम बना के देखना है। पूरी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई हुई है और उसमें बताया हुआ कि कैसे कैसे होने वाला है। सीबीटी 1 जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे दोस्तों। 100 क्वेश्चन के लिए आपके पास समय होगा 90 मिनट्स, मतलब कि आपके पास में होगा 1.5 घंटा। एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो 0.3 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो गलत आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इसके अंदर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों। देखिए 25-25 मार्क्स के आपके रहेगी आपकी जर्नल साइंस, 25 मार्क्स की आपकी जनरल साइंस रहेगी और 25 मार्क्स की आपकी रहने वाली है मैथमेटिक्स। वहीं पे रीजनिंग आपकी रहेगी 30 मार्क्स की और जीके जीएस आपकी रहेगी 20 मार्क्स की। तो इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना, स्ट्रेटेजी हमने बताई दी थी, पढ़ना कैसे है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो दिया हुआ है इसके अंदर दोस्तों वो है आपकी 18 से 30 साल की, अनरिजर्व्ड मतलब कि ओपन कैंडिडेट्स के लिए। हाँ, जरूर आपके पास में 3 साल की छूट दी गई है अब की बार, जैसे कि हर भर्ती के अंदर दी गई है। इसी के लिए इससे 30 से आगे 3 साल इसमें भी दिया गया है, ओबीसी को छूट है। और ये वाले 3 साल मतलब कि 36 साल तक की उम्र के ओबीसी कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। और +5 अगर कर दें एससी एसटी के लिए तो आपका ये हो जाएगा 41 ईयर्स तक, 18 से 41 साल तक के कैंडिडेट्स आपकी ग्रुप डी के फॉर्म एससी एसटी वाले भर सकते हैं। मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पड़ाव की, जो है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। वो क्या होने वाला है, बहुत सारे बच्चे इसमें रह जाते हैं पता नहीं कैसे। देखिए मेल कैंडिडेट्स को जरूरत होती है, उनको एक 35 केजी का वेट उठाकर दौड़ना है, केवल मात्र 100 मीटर 100 मीटर, जो कि आपको करना है 2 मिनट के अंदर। बस आप में एक चांस दिया जाएगा उसके लिए। उसके बाद आपकी होगी एक किलोमीटर की रेस, मतलब 1000 मीटर की रेस, जो कि आपको 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी है। उसके लिए भी आपको मात्र एक चांस दिया जाएगा। वहीं दूसरे तरफ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वो वजन हो जाएगा 20 केजी का,
और आपको टाइम वही है और दूरी भी वही रहती है। आपको 1000 मीटर जो कवर करना है फीमेल कैंडिडेट्स को, वो करना है 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर। केवल एक चांस दिया जाएगा इसको क्लियर करने के लिए। जिन्होंने इसको क्लियर कर दिया दोस्तों, वो पहुंच जाते हैं नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, जो कि आपका होता है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। तो दोस्तों आपको मेनली फोकस करना है अपने CBT 1 के ऊपर और फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखना है। और दोस्तों बात करें अगर NTPC की, जिसके अंदर TT और TC की वैकेंसी आती है, तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या रहती है, मैंने पहले भी एक वीडियो बना के डाला हुआ है कि उसके अंदर आपको +2 के अंदर 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहती है जनरल कैंडिडेट्स और OBC कैंडिडेट्स को। यहाँ पे छूट दी जाती है SC ST और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को 50% की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी ग्रुप डी के कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए इस तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।